हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज से हम लोग इस चैनल के माध्यम से रजनी सर का जो नया प्रैक्टिस सेट आया हुआ है 10 प्रैक्टिस सेट जिसमें दिया गया है और 4 क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है, उन्हीं के इस 10 प्रैक्टिस सेट को हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग थंबनेल पे देख लिए होंगे कि कौन सा बुक है। तो यह जो बुक है यह प्राथमिक यानी पीआरटी के लिए भी है, माध्यमिक शिक्षक के लिए भी है और 11-12 के लिए भी है। सबके लिए जीके का क्वेश्चन यहाँ से रहेगा ही रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं से भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत लंबा करके दिया गया है। पूछा गया है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। तो प्रश्न है कि अवैध प्रवासियों की कुल संख्या कितनी है। इसका उत्तर जो दिया गया है यानी कथन में दिया गया है कि कुल अवैध प्रवासियों का 30% बांग्लादेश से है, यह जो है सही कथन है। और शेष भारत से है, शेष 70% जो है यह भारत से है, यह दोनों सही है। मगर बुक में जो है सॉल्यूशन में वर्णन करके ठीक लिखा गया है, मगर आंसर में जो है 3 दिया गया है, तो 3 गलत है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसमें आंसर में सी को टिक किया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है प्लेइंग इट माय वे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माय वे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का फ्लाइंग सिख कौन कहलाता है। भारत का फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। मिल्खा सिंह को कहा जाता है। इस पर मूवी भी बना है और वह जो फिल्म है या मूवी है वह बहुत अच्छा है। और ये मिल्खा सिंह जो है कौन है, भारतीय एथलीट है यानी धावक थे, अब वर्तमान में नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म डैश वर्ष में हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो हुआ था 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और इसी के जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु जो हुई थी वह 1964 ईस्वी में 27 मई को हुई थी। और जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है। तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय फिल्म जगत की पहली महिला जिसे राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया वह कौन थी। तो वह नरगिस दत्त थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है। तो यह भोपाल शहर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म में अभिनेता प्राण ने खलनायक की बजाय नायक अभिनेता की भूमिका निभाई। तो यह किस फिल्म में, तो जंजीर फिल्म में। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह फिल्म कब आई थी, तो 1977 ईस्वी में आई थी। ये बहुत पुराना चीज़ बहुत लेंदी करके पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की GSLV परियोजना किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। भारत की GSLV परियोजना जो है यह इसरो द्वारा संचालित एक लॉन्च प्रणाली है जो उपग्रह को लॉन्च करता है। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, GSLV का फुल फॉर्म तो जियो सैंडस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस संशासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। तो दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है और दिल्ली जो है संशासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है जिसका अपना उच्च न्यायालय है।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी हैं, जो कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है यह अमेरिका में है, यूनाइटेड किंगडम में है, ऑस्ट्रेलिया में है और स्विट्जरलैंड में है। यानी इसमें जो है कोई आंसर नहीं दिया गया है, इसमें सब में एकल नागरिकता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कम से कम कितने राज्यों राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है। कम से कम 4 राज्य में। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। और इस बुक में जो है आपको 2 से 3 प्रश्न में कन्फ्यूजन हो सकता है, जो कि बुक के द्वारा भी गलत दिया गया है, तो आप उसे देख लीजिएगा। PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दूसरी बार किसने ली शपथ लगातार, तो प्रमोद सावंत ने। किसने, प्रमोद सावंत ने। वर्तमान में जो है गोवा के मुख्यमंत्री जो है वह प्रमोद सावंत जी हैं। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो बिग बैंग सिद्धांत जो है यह जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन जो है यह गोदावरी बेसिन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन, तो गोदावरी बेसिन दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे जो है गंगा बेसिन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो अहमदाबाद जो है यह किस नदी के तट पर स्थित है, साबरमती नदी के तट पर। वही अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है और बद्रीनाथ जो है यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। चंबल नदी के तट पर राजस्थान का कोटा शहर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, वेलिंगटन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वह कैनबरा है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैस के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है, तो इसे नेबुला या निहारिका कहा जाता है। नेबुला का हिंदी जो होता है वह निहारिका होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन जो है उमियम झील जिसे बड़ा पानी होगा खारा पानी। उमियम झील जिसे बड़ा पानी झील के नाम से जाना जाता है डैश में स्थित है, तो यह उमियम झील कहाँ पे स्थित है, मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी किसका हिस्सा है। चंबल नदी जो है यह गंगा द्रोणी का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि चीन का दुख कहा जाता है कौन सी नदी को, तो हांगहो नदी को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हांगहो नदी को ही पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है और यह नदी जो है यह चीन में बहती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जायद कृषि ऋतु डैश तक होती है। जायद कृषि जो होती है यह अप्रैल से जून तक होती है। अप्रैल से जून तक के बीच लगाई जाती है, मतलब अप्रैल से जून तक में होती है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं रबी फसल जो होती है वह अक्टूबर से जनवरी तक होती है और खरीफ फसल जो होती है वह जून से सितंबर तक होती है। 1-2 महीना जो है यहाँ जो अप्रैल लिखा है तो यह 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच भी दिया रह सकता है, तो आप ऑप्शन को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन डैश
कालीन वास्तुकलाकृतियाँ हैं? तो कौन सी कालीन वास्तुकलाकृतियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मुगल कालीन वास्तुकलाकृतियाँ हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि तुलुब राजवंश की स्थापना किसने किया था? तुलुब राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर नरसिंह। तुलुब राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था और यह जो है यह नरसा नायक के पुत्र थे। नरस नायक के पुत्र थे। तो बुक में जो है ऑप्शन नंबर सी सही दिया गया है और गूगल पे जो है ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर बताता है। तो आप देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा आपके अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? यानी सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बुक में दिया गया था कि ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है कि ऋग्वेद से लिया गया है कि गीता से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद जो है यह मुंडक प्लस उपनिषद से बना है, यानी मुंडक उपनिषद से लिया गया है इसे। तो क्वेश्चन कैसे फंसाता है आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय खगोल शास्त्री कौन थे? प्रथम भारतीय खगोल शास्त्री जो थे वह भास्कराचार्य थे। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो यह महायान संप्रदाय से संबंधित है। महायान संप्रदाय से। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो अकबर के द्वारा भारत में मनसबदारी प्रथा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है? कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शासकों की सही कालानुक्रम क्या है? तो यानी पहले कौन किया था भारत पर शासन, उसके बाद किसने किया था? तो इन चारों ऑप्शन में बताना है आपको। तो सबसे पहले मोहम्मद गजनबी आ जाएगा। मोहम्मद गजनबी कब से कब तक किए थे? तो 998 से 1030 ईस्वी तक मोहम्मद गजनबी शासन किए थे। उसके बाद जो है मोहम्मद गोरी आ जाएगा। मोहम्मद गोरी कब से कब तक किए थे? तो यह 1173 से 1206 ईस्वी तक किए थे। उसके बाद चंगेज खां आ जाएंगे 3 नंबर पे। चंगेज खां यह कब से कब तक किए थे? तो 1206 से 1227 ईस्वी तक। उसके बाद तैमूर आ जाएंगे। तैमूर कब से कब तक किए थे? तैमूर तो 1370 से 1405 ईस्वी तक। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर चलिए देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के लोग डैश से बनी तख्तियों पर लिखते थे? तो यह मिट्टी से बनी तख्तियों पर लिखते थे। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री इत्सिंग डैश में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था? तो यह ताम्रलिप्ति में ठहरकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन जो है बहुत लंबा दिया गया है। चलिए, तो निम्नलिखित में से किसको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के अनुसंधान, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों और यूरोपीय संघ सीमाओं तथा व्यवहारों पर आधारित राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों के अंतर्गत प्राचल के रूप में पहली बार शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? ओजोन को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन सही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिक क्षेत्रों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है
ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। ये जो है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, ये इसमें आर्द्रवन, ये आर्द्रवन होते हैं। तराई द्वार जो क्षेत्र होते हैं ये चौड़ी पत्ता वाले वन होते हैं। कच्छ का रण जो है यह घास के प्रदेश होते हैं। तो ये तीनों सही है, यानी कौन सही नहीं है, तो इसमें कोई सही नहीं है। ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है। रामसर सम्मेलन जो है यह आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है, यानी आर्द्र भूमि को नम भूमि के रूप में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? उपयुक्त में से कोई भी चीज़ नहीं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य लाइकेन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अस्पताल अपशिष्ट के विशिष्ट प्रकार के युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें प्लास्टिक 9 से 12%, धातु 1 से 2%, लेकिन मृतका जो है यह 8 से 10% नहीं होते हैं। यही गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यून पोषक सांद्रता वाले जलाशय है। न्यून पोषक सांद्रता वाले जलाशय जो है इसका राइट आंसर जो है क्या से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। यह किस क्षेत्र में होते हैं? तो यह निम्न यानी सबसे नीचे जो है यह नितल क्षेत्र में होते हैं। किस क्षेत्र में? तो नितल क्षेत्र में। सबसे ऊपर का जो क्षेत्र होता है यानी अधिकतम पोषक वाला वह तांचली क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है? तांचली क्षेत्र होता है। यह क्वेश्चन बहुत अंदर से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो यह यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वह समुद्री क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है वन आ जाएगा, रेगिस्तान भी आएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्नीकरण यानी बिगेडेबल प्रदूषक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घरेलू वाहित मल। यह जो है जैव निम्नीकरण है जो कि पर्यावरण में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है? उसकी मात्रा को किस में मापा जाता है? तो शीशा तथा कार्बन कण की ये जांच करके करता है। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन कण की जांच करके। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ये एनसीईआरटी का उठाया गया प्रश्न है कि नेफेंथिस पौधा जो होता है, नेफेंथिस एक पौधा है जो मेढक, कीड़ों और चूहे जैसे छोटे जीव को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा किस राज्य में पाया जाता है? तो मेघालय राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सीटेट में बार बार ईवीएस सेक्शन में यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ कार्बनिक एरोसोल कैंसरजन हो सकते हैं, यह क्या है? तो यह कथन सही दिया गया है। इसके बाद है कि उनमें बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है क्या से हो जाएगा? ए सही है, लेकिन आर जो है यह क्या है? ए सही है और आर भी सही है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता का नाम क्या है? ये बुक में जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दिया गया है। वहीं सॉल्यूशन में जो लिखा है ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद और ब्रजकिशोर प्रसाद, इन दोनों का संबंध कहाँ से है? तो बिहार से है। राजेंद्र प्रसाद जो है यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 109 और 110 का आंसर ही नहीं दिया गया है। तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे?
बिहार के क्रांतिकारी नेता जो थे खुदीराम बोस, इनके वकील कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इनमें से कोई वकील नहीं थे। वकील थे कौन? तो कालिदास बसु थे। कौन थे? कालिदास बसु खुदीराम बोस के वकील थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सोनपुर नगर किस नदी के तट पर अवस्थित है? सोनपुर नगर जो है यह किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो यह गंगा और गंडक दोनों नदी के तट पर अवस्थित है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आप इसका आंसर देख लीजिएगा क्या सही होना चाहिए। बुक में तो यही लिखा गया है, बी और सी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किसने फाग राग का सृजन किया था? तो यह किया था महाराजा नवल किशोर सिंह। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणी पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? तो यह कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन में केंद्रित हो गया था। ऑप्शन नंबर एक से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन आरंभ किया गया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, यानी चर्चा किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अनुच्छेद 76 में जो है भारत का जो है महान्यायवादी की चर्चा किया गया है। वही अनुच्छेद 53 में किसकी चर्चा है? अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह बताया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आर्मेनिया में। ऑप्शन नंबर एक से हो जाएगा, ये से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस जो है प्रतिवर्ष यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 8 अक्टूबर को जो है 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी को जो है भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। और BPSC T3.0 में पूछा था कि ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, और T1 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? T1 में पूछा गया था कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो यह आप दोनों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया? तो यह किसने किया? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल जो है का सफल परीक्षण किया गया, यह किस प्रकार का मारक मिसाइल है? तो सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। सतह से जो है हवा में मार करने वाला मिसाइल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र पर बनने वाले भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया? समुद्र पर बनने वाले भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि IIT मद्रास ने ई-मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो यह किसके साथ करार किया है? तो अल्टेयर के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि
प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने, विलोपन का अर्थ हुआ कि लुप्त होने से, खत्म होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो प्रजनन होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कोई जीव, प्रजनन का अर्थ होता है जन्म लेना, जन्म नहीं होगा तो क्या होगा? प्रजातियों की संख्या समाप्त हो जाएगी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? तो एड्रेनालिन हार्मोन जो होता है मनुष्य में आपातकालीन हार्मोन होता है। चलिए, इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? टाइफाइड नामक रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और मलेरिया जो होता है यह मच्छर के काटने से रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि पीलिया किससे संबंधित रोग है? पीलिया रोग जो है यह किससे संबंधित है? तो यकृत से संबंधित रोग है पीलिया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर का प्रकार नहीं है? मच्छर का प्रकार जो है क्यूलेक्स होता है, एडिस मच्छर होता है और लिमुलस जो है यह मच्छर का प्रकार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिमुलस जो होता है यह घोड़े की नाल आकार की केकड़े की एक प्रजाति होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कौन से कोशिकांग या तो गुच्छे में या एकल रूप में छोटे बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं जो कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं? तो यह है राइबोसोम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऑन्कोजीन द्वारा प्रेरित होता है? कौन ऑन्कोजीन द्वारा प्रेरित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा, कैंसर। अगला क्वेश्चन है कि कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के हैं? तो यह माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है? उच्चतम प्रतिरोधकता जो होता है वह एबोनाइट में होता है। किस में होता है? एबोनाइट में उच्चतम प्रतिरोधकता। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी बलों में होता है। सभी बल जो होता है, बल एक सदिश राशि होती है। बल कैसी राशि होती है? तो सदिश राशि होती है। सदिश राशि उस राशि को कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, परिमाण और दिशा दोनों हो। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दिया गया है कि किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा क्या होता है? 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? चाल के साथ इसकी गति भी निर्दिष्ट करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, वेग। अगला नंबर क्वेश्चन है चाल और वेग बराबर ही होता है इसका मात्रा का। अगला क्वेश्चन है कि एक भू-अस्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमा करने पर कितना समय लेता है? तो यह 24 घंटा का समय लेता है। ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्णक्रम के कौन से दो रंग इनके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? तो बैंगनी और लाल रंग। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है? साइकिल को चलाते समय ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, यांत्रिक ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, लेकिन रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। यह गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का ऊपर से नीचे उठना, सेना की परेड और किसी भारी वस्तु का स्वतंत्र रूप से गिरना सभी किस गति के उदाहरण है? तो यह ऋजुरेखीय गति के उदाहरण है। किस गति के? ऋजुरेखीय गति के। ऋजुरेखीय गति जो होती है एक प्रकार की रेखीय गति होती है जिसमें दिशा अस्थिर रहती है और पथ जो होता है यह सैनिक के परेड की तरह, सैनिक का जो परेड होता है उसी की तरह एक सीधी रेखा में होता है ऋजुरेखीय गति। अगला नंबर क्वेश्चन है कि छायांकन का आविष्कार किसने किया था? छायांकन का आविष्कार किसने किया था? तो विलियम फ्रिज ग्रीन ने। ऑप्शन नंबर ए किसका राइट आंसर यानी ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसी पदार्थ के डैश को उस पदार्थ के
सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एवोगाड्रो संख्या यानी Na का अर्थ है, एवोगाड्रो संख्या का अर्थ क्या होता है? तो किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या जो होती है उसे एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय किया जाता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय किसके द्वारा किया जाता है? तो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि टाइटेनियम ऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफ़ेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह किस खनिज से प्राप्त होता है? तो यह इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। इल्मेनाइट जो होता है यह टाइटेनियम ऑक्साइड का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें कितना मात्रा होता है इल्मेनाइट का? तो 45 से 60% तक होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एथिलीन एक डैश अणु है। एथिलीन जो होता है यह किस प्रकार का अणु होता है? तो यह एक रेखीय अणु होता है। क्या होता है? एथिलीन रेखीय अणु होता है। और यह जो है एथिलीन एक कार्बनिक यौगिक भी है, यह एल्केन समूह का यौगिक भी है। और एथिलीन का सूत्र क्या होता है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, तो यह डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? विस्फोटक पदार्थ नहीं है, तो ये तीनों जो है विस्फोटक पदार्थ है। और ये जो है साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन जो है यह RDX है। इसका दूसरा नाम क्या है? RDX। और यह जो है बहुत बड़ा विस्फोटक है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गंधी बग एक कीट है। गंधी बग एक कीट है। तो यह धान जो उपजता है, धान की बाली जो होती है जिसमें धान लटका रहता है, इस प्रकार से जो लटका रहता है, शीश जिसे कहते हैं, उसमें लगने वाला कीट है क्या? तो गंधी बग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि यदि आप भारत के मानचित्र पर सरल रेखा AB कोलकाता, बंगाल की राजधानी जो बिंदु ए से पुदुचेरी जो है यह बिंदु बी पर है तक खींचिए, तो बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु ए की दिशा होगी। यह क्वेश्चन आप बढ़िया से समझिए। पहले तो आपको भारत का नक्शा ड्रॉ करना होगा। भारत यहाँ पे हो जाता है गुजरात, और इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये भारत है, तो पश्चिम बंगाल जो यहाँ पड़ता है, यहाँ कोलकाता है। क्या है? कोलकाता। यानी कोलकाता जो है ए स्थान पर है। यहाँ पे दिया गया है बंगाल की राजधानी कोलकाता, बंगाल की राजधानी जो बिंदु ए पर है, तो यह कोलकाता ए पर है। और यहाँ पे सटा के पुदुचेरी है, यहाँ पे बी है। तो पूछा है कि बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु ए की दिशा होगी। बी के सापेक्ष ए की दिशा यानी इसकी दिशा जो होगी, सबसे पहले तो ऊपर जो होता है वह उत्तर होता है, और इधर जो होता है पूर्व होता है। यानी ये जो होगा उत्तर पूर्व दिशा में हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। आप मानचित्र पे इसे देख सकते हैं, भारत के मानचित्र पर। अगला नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाले ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ? इसका चुनाव कीजिए। ओजोन परत का संरक्षण जो है यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
को मॉन्ट्रियल सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ओजोन परत संरक्षण की बात कही गई है, जिससे ओजोन परत का संरक्षण जो हो रहा है, कैंसर की समस्या पराबैंगनी किरणें जैसे पृथ्वी पर पहुंचती है उसके क्षरण के कारण, तो त्वचा कैंसर आदमी में हो जाता है और ये जो है त्वचा कैंसर बहुत ही हानिकारक है। इसीलिए ओजोन संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।